हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम ग्रेड 10 मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स के पीवाईक्यू करेंगे ईयर 23 से लेके 25 तक। ओके, और इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, देन 5 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी, एवरीथिंग इज मिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the pair of equation kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solution। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ k है इसके आपने देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उसका टाइप थोड़ा चेंज होता है। तो इस बार क्या किया है इन्होंने, आपको बोल रहा है कि k का ऐसा क्या वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब यहाँ पे k ऐसा क्या आ जाए कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो इसके बहुत सारे आंसर आए, यानी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता कब है? अब ग्राफ को याद करो। ग्राफ में किस टाइप के ग्राफ हमारे पास होते हैं? ग्राफ में या तो पैरेलल लाइन आपको मिलेगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा ये 3 टाइप के ग्राफ ही पॉसिबल है। अच्छा, ये जो कोइंसिडेंट लाइन है यानी एक के ऊपर एक जब लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जो कि कॉमन है इन दोनों के लिए, तभी तो ये लाइन एक के ऊपर एक आया। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है। तो जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है इसका मतलब एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, जो यहाँ पर आपको आंसर आया है वो। अगर ये पैरेलल लाइन मिल रहा है इसका मतलब एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आंसर लाने के लिए इनका इंटरसेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक के ऊपर एक ही लाइन है, यानी बहुत सारे पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तभी तो एक के ऊपर एक लाइन आएगी। यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हुआ, यानी हर एक बहुत, तो यहाँ इंटरसेक्टिंग होना मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, इतना आपको याद है। ओके, अब ये इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है? इट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर तीनों ही इक्वल है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि k का ऐसा क्या वैल्यू आप ले आओ कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन को। पहले आप इक्वेशन को सेट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को सेट करना मतलब क्या होता है? देखो, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आपको कैसा भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर वो लीनियर है तो पहले आप उसको इस फॉर्म में अरेंज करो, उसके बाद ही वो a1 by a2 वाला कॉन्सेप्ट करो। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है, ये क्या लिखा है? kx इज इक्वल टू वाई प्लस 2, देन 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ये आधी चीजें लेफ्ट में है, मोर देन हाफ राइट में। तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। तो हम पहले वाले को अरेंज करते हैं, kx माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये जो है 6x, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको सेट करूंगी, कैसे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो a1 के प्लेस पे क्या रख देंगे? k, a2 इज 6, ये क्या हो गया? b1 माइनस 1 एंड b2 इज माइनस 2, c1 इज माइनस 2 एंड c2 इज माइनस 3। दिस माइनस माइनस कैन बी कैंसिल। अच्छा, यहाँ तो पहले ही k का वैल्यू तो चलो आप बाद में फाइंड करोगे, ये पहले ही ये क्वेश्चन क्या है कि इस पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है ही नहीं, ये दोनों ही इक्वल नहीं, तो वो तो होगा ही नहीं। ये लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पर जब आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैंने लिखा नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है व्हेन k इज इक्वल टू 3, सेकेंड ऑप्शन है आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको उसमें फिर टिक करना है कि आंसर इज डज नॉट, वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि यहीं पर ये नॉट इक्वल आ गया, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का कंडीशन यहीं पे नहीं हो रहा है। अगर ये इक्वल होता ना
तो फिर हम k का ऐसा वैल्यू ढूंढते जो ये इसके इक्वल हो जाता, तो फिर तीनों ही इक्वल हो जाते। लेकिन पहले ही ये नॉट इक्वल आ गया, मतलब k का आप कुछ भी ढूंढ लो होने वाला ही नहीं है ये आंसर। तो आंसर में क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, now the next, solve the pair of equation x is equal to 5 and y is equal to 7 graphically। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास पूरा एक इक्वेशन होता है। उस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें y मिलता है। फिर हमें ऐसे दो पॉइंट मिलते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर हम उससे फिर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यही सारा प्रोसीजर है। ओके, लेकिन यहाँ आपके पास जो इक्वेशन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू तो मुझे पता है लेकिन y का वैल्यू ही नहीं पता इस पहले इक्वेशन के लिए। यानी y कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y कुछ भी ले लो, बट x क्या होने वाला है, x तो 5 ही रहने वाला है। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये आपने ले लिया ग्राफ, x और y एक्सेस ले लिए, ये x हो गया, ये y हो गया। फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 2 3 4, इसको मैं 5 ले लू, यहाँ पे 1 2 3 4 5, और बाकी आप लोग ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ नेगेटिव भी प्लॉट करेंगे। फिलहाल ये पॉजिटिव था इसलिए मैं नेगेटिव नहीं बना रही हूँ। अब x इज इक्वल टू 5 है, मतलब ये फिक्स है। तो जब x इज इक्वल टू 5 है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर y 1 हो तो पॉइंट हमें यहाँ मिल सकता है, y 2 हो पॉइंट कैन बी हियर, y 3 पॉइंट यहाँ हो सकता है, y 4 है पॉइंट वहां यहाँ हो सकता है। मतलब y का कुछ भी वैल्यू रहने दो, अगर x 5 फिक्स है तो हमारा जो ग्राफ का जो लाइन बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अब आप y कुछ भी रहने दो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन लाइन ऐसी ही बनेगी बिकॉज x इज फिक्स। इतना क्लियर है आपको। तो ये वाली जो लाइन मिली, ये कौन से इक्वेशन के लिए मिला, x इज इक्वल टू 5 के लिए। अब दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 7। अब इसके लिए हमें एक अलग लाइन मिलेगी। अब y इज इक्वल टू 7, सॉरी, चलो यहाँ पे 6 और यहाँ समझ लो 7 है। मैं इसको थोड़ा पास कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 ये 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 7, यानी अगेन y की वैल्यू फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है, x से मतलब नहीं। तो जब y फिक्स है, मतलब अगर यहाँ ये y 7 फिक्स है, तो x अगर 1 हुआ तो पॉइंट यहाँ होगा, x 2 हुआ तो पॉइंट यहाँ, x अगर 3 है तो पॉइंट वहां, x 4 देन पॉइंट इज हियर। मतलब ये कि अगर ये 7 फिक्स है तो x की वैल्यू कुछ भी करो, आपको लाइन ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज दिस वन, और ये पॉइंट क्या है, व्हेन x इज 5 एंड y इज 7, तो यहाँ पे आ गया आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही आंसर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्राफिकली हमने ऐसा ग्राफ बनाया, आंसर x इज 5 एंड y इज 7, यही आंसर है। क्लियर है, ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, वेरी गुड। अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर pair of equation x is equal to 0 and y is equal to -3 is consistent or not। अभी कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या, कि आंसर आ जाएगा, या तो कोइंसिडेंट लाइन हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो, बस पैरेलल लाइन नहीं होना चाहिए। मतलब आंसर आ जाएगा तो कंसिस्टेंट, आंसर नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट। आंसर आना मतलब x और y की वैल्यू मिलना, उसको हम आंसर आना बोलते हैं। तो हमें साफ दिख ही रहा है ना, यही दिख रहा है कि x 0 है और y -3 है, मतलब आंसर तो आ ही गया है, x और y की वैल्यू तो है ही, तो ये तो ऑफकोर्स कंसिस्टेंट होने ही वाला है। नॉट कंसिस्टेंट तो होना ही नहीं है इसको। लेकिन अब आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा। व्हेन x इज 0, अब x 0 है मतलब यहां पर है x, ठीक है, x 0, y 1 है तो यहाँ, y 2 है तो यहाँ, y 3 है तो यहाँ, y 4, y 5, y 6। मतलब अगर x 0 है तो जो ग्राफ का जो लाइन आपको मिलेगा, और y नहीं गिवन है आपको, तो फिर y यही लाइन आपको मिलने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पर जब x 5 था तो लाइन ऐसे मिली ना, तो जब x 0 है तो वो y एक्सिस के ऊपर ही आपको लाइन मिलेगा। इतना क्लियर है। एंड y इज
-3, तो y -3 तो मैं यहां लिख लेती हूँ, ये -1 समझ लो, ये -2 समझ लो, और ये समझ लो आपका -3। अब y -3 है, यहाँ पे x आपको गिवन नहीं है, तो x कुछ भी हो सकता है, बट y इज -3, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ आप कितना भी खींच दे, या आप यहाँ इसको कितना भी खींच दे, बट वेयर इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन इज दिस। और यहाँ पे आंसर क्या है, x का वैल्यू हो गया 0 और y का वैल्यू हो गया -3, और क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, एंड आवर सोल्यूशन इज आल्सो पॉसिबल। और इस तरह से आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, now the next, a sum of ₹2000 is invested at 7% per annum simple interest. ये है कहानी। Okay, calculate the interest at the end of first, second and third year. Do these interest form an AP? मतलब यहां तक जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बट अब ये AP आ गया है, मतलब आपके सिलेबस का ही है। ओके, If so, find the interest at the end of the 27th year. ये क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का एक एपी बनाना है। फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर में कितना था, थर्ड ईयर में कितना था, ऐसे आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, और इंटरेस्ट फाइंड करके चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो एपी होने के लिए क्या जरूरी है कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, डी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम ये फाइंड कर लें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आ क्या रहा है। तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो वो तो आपने 8th ग्रेड में जो सीखा है वही काम आना है। यहाँ पे हम कुछ नया मेथड यूज नहीं करने वाले। सो द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट इज 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, और टाइम कितना है 1 ईयर। 1 ईयर के लिए पहले मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये 0 0 कैंसिल, 7 2 40, 140 रुपीज, इसको मैं I1 बोल देती हूँ। ये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है। अब ऐसे ही मुझे I2 फाइंड करना है, मतलब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट, सेम फॉर्मूला, वैल्यू इज ऑल्सो सेम 7, खाली टाइम के प्लेस पे मुझे क्या रख देना है 2, क्योंकि इस बार हम 2 ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं। बाय 100, ये 0 0 कैंसिल, 7 2 2 4, 4 7 28, 280। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझेगा कि पहले साल में 140 रुपीज इंटरेस्ट था, तो सेकेंड ईयर में भी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो एवरी ईयर उसको 140 140 140 ही मिलने वाला है। लेकिन सेकेंड ईयर में 280 क्यों आया, क्योंकि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का भी ऐड होके आएगा ना। अगर आपने कोई चीज इन्वेस्ट की है, 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया है 2 ईयर के लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 7% पर एनम के हिसाब से वो 280 रुपीज मिलेगा। पहले एक मतलब हर एक साल में 140 इंटरेस्ट में ऐड होते जा रहा है। ओके, तो थर्ड ईयर का भी क्या हो जाएगा, इसी में 140 और ऐड कर देंगे। क्लियर है आपको ये बात, एवरी ईयर 140 ऐड हो रहा है हमारे इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी हुआ, क्योंकि सेम नंबर ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर आप इसका थर्ड ईयर नहीं भी फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं क्या हो गया, इंटरेस्ट 140 हो गया, देन 280 हो गया, और थर्ड ईयर का क्या हो सकता है, इसमें 180 और 140 और अगर अपन ऐड कर दें तो थर्ड ईयर का हो जाएगा 2 8 4 12, 213 और ये 420 आ गया थर्ड ईयर में। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज इक्वल, सो इट इज एपी। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हमारा पहला सवाल था, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो आप क्या लिखेंगे, यस यस इट इज एन एपी बिकॉज डी इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, तो ये एपी है, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके जो हाफ मार्क्स होंगे वो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा है ना। अब फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। अब आपको यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 27 ईयर के बाद जो मुझे पैसा मिलना है, जो इंटरेस्ट मिलना है, वो मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ हम AN फाइंड करेंगे कि SN फाइंड करेंगे,
इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे an फाइंड करना है कि sn फाइंड करना है। अच्छा, sn क्या होता है? sn मतलब सम ऑफ AP, है ना। अगर मान लो मुझे sn फाइंड करना होता, मतलब 27 है ना, तो मुझे A27 फाइंड करना है कि S27 फाइंड करना है। अगर ये सवाल हमारे मन में आएगा तो S27 का मतलब क्या हुआ कि इन सबको ऐड करके फाइनल आंसर 140 प्लस 280 प्लस 420 और ऐसे ही और। तो क्या 27 ईयर के बाद मुझे इन सबको ऐड करके पैसे मिलने वाले हैं? नहीं। 27 ईयर के बाद क्या मिलेगा? 27 नंबर पे जो 27 मतलब पोजीशन पे जो अमाउंट होगा ना वही मिलेगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 140 है तो पहले ईयर के बाद 140, सेकंड में क्या हो रहा है उसमें 140 ऐड होके ही आ रहा है ना ये नंबर। थर्ड ईयर में 420 मिल रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर में इन तीनों का टोटल नहीं मिल रहा है आपको, इसमें 140 ऐड होके ये नंबर मिल रहा है। फोर्थ ईयर में इसमें 120 ऐड होके मिलेगा। मतलब ये हुआ कि हमें S27 नहीं फाइंड करना है, क्योंकि S27 मतलब इन सबका टोटल, और उतना बैंक आपको नहीं देगा। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? A27 यानी 27 नंबर का टर्म फाइंड करना है। क्लियर है कि S27 क्यों फाइंड नहीं करना है? ओके, अब A27 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 28D, यही लिखो, सिंपल है। A इज 140, 28 तो 28 है ही, और D क्या है यहाँ? D इज ऑल्सो 140, क्योंकि इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 140 आने वाला है, वो आपको निकालना है और फिर लिखना है। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 140 प्लस 28 को 140 से मल्टीप्लाई करो तो 28 इंटू 14 कर दो, यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, 8 4 जा 32, 3920। मल्टीप्लीकेशन आप सबको आता ही होगा, जिसको जैसा मल्टीप्लीकेशन आता है वैसा कर लेना। 0 4 प्लस 2 इज 6, 9 1 इज 10 और 3 1 4। एक बार आंसर चेक करो, 4060 आ रहा है कि कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ है, और अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर लेना, बट यही होगा। ओके, अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा गड़बड़ का काम तो ये हुआ है कि A27 का फॉर्मूला A प्लस 28D नहीं होगा, A प्लस 26D होगा। ओके, तो ये मिस्टेक है, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। 26 को 140 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। 6 4 जा 24, 2 फिर 4 2 जा 8 और 6 1 जा 6, 6 6 12, 13 14 15 16 और 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3640 आ जाएगा, 3640। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आने वाला है? 0 4 4 8 6 1 7 और 3 3780। मतलब 27 ईयर के बाद जो ये हमने 2000 रुपीज जमा किए थे बैंक में, तो 3780 रुपीज हमें एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ बैक टू बैक 2 क्वेश्चन लिख लिए ताकि मुझे लिखना ना पड़े। If an AP, the sum of the first n term is given by, ये आपको जो इक्वेशन दे दिया है SN इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वायर आपको दे दिया, और आपको 30th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन में SN मालूम है हमें, वो भी इक्वेशन के फॉर्म में। फर्स्ट टर्म नहीं पता आपको, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, और आपको A30 फाइंड करना है। 30th टर्म फाइंड करना है, मतलब A30 फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे A और D चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा पहले हम वो समझेंगे, और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि अगर किसी चीज का टोटल दिया होता है तो उससे हम AP कैसे लाते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ पे हम एक नया क्वेश्चन एज्यूम करते हैं ये समझने के लिए कि जब आपको SN दिया हुआ है, ठीक है, अब SN दिया है मतलब मैं n के प्लेस पे 1 रखूंगी। अच्छा, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। SN मतलब, आज जब आपने यहाँ पे लिखती हूँ SN इज 6n माइनस n स्क्वायर। अच्छा, जब मैंने n के प्लेस पे 1 रख लिया यानी 1, तो ये हो गया 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 6 माइनस 1
यानी आ गया 5, यानी S1 इज 5। ठीक है, आ गया S2 मतलब n के प्लेस पे आप रख दो 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 12 माइनस 2 2 4 और आंसर आ गया 8। ऐसे ही मिलेगा S3 इज n के प्लेस पे आपको रख देना है 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 6 3 18 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया 9, दैट इज S3। अब ये जो मेरा ये S1 S2 और S3 है, तो ये A1 A2 और A3 नहीं है, ये उनका टोटल है। आपको ये समझ में आ रहा है? तो यहां से A1 A2 A3 मतलब मुझे AP कैसे मिलेगा वो अभी हम समझेंगे। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो। मान लो मेरे पास एक AP है 1 2 3 4 5, ये एक AP है। ओके, अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस पहले टर्म का टोटल फाइंड करना है, यानी मुझे S1 मतलब क्या, पहले टर्म का टोटल, तो इस 1 का टोटल कितना आएगा? 1 का टोटल आने वाला है 1। S1 इज 1 ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो S1 5 है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? इसको मैं A बोल सकती हूँ। इतना आपको समझा? ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये इन दोनों का टोटल, तो वो क्या हो जाएगा? S2 क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों का टोटल कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही टर्म है जिसका मुझे टोटल करना है, तो S2 मेरा आ गया 3। ठीक है, अब यहां तो मेरे को पता है कि सेकेंड टर्म मेरा 2 है। मान लो मुझे ये नहीं पता होता कि सेकेंड टर्म मेरा 2 है, बस मुझे पता होता कि मेरा फर्स्ट टर्म 1 है और 2 टर्म का टोटल 3 है। जैसे कि मुझे यहाँ पर वही पता है, यहाँ मुझे S1 और S2 मालूम है, लेकिन मुझे A2 नहीं मालूम, बट यहाँ तो आपको A2 मालूम है। तो अब आप देखो कि A2 आता कैसा है। अगर इस S2 में से, इस 3 में से मैं ये 1 माइनस करूंगी तो ये A2 आ जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? तो यहाँ पर भी सेम होगा, इस 8 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? A2, यानी S2 माइनस S1 इज 5 एंड इट इज 8। क्लियर है आपको ये बात? ऐसे ही आपको मिलेगा S3। अब S3 मतलब 3 नंबर का टोटल, तो 3 प्लस 2 5 1 6 है, लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है? 3। वो 3 नंबर मुझे कैसे मिल सकता है? अगर मैं इस S2 को इस S3 से माइनस कर दूं तो मुझे A3 मिलने वाला है। वैसे ही हम यहाँ पर इस S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। S3 माइनस S2 कितना मिलेगा आपको? S3 इज 9 एंड S2 आपका था 8, तो आंसर आने वाला है 1। तो ये जो 1 है इट इज A3। तो ये हुआ कहने का मतलब, अगर आपको नहीं समझा, कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि SN के फॉर्म में क्वेश्चन दे दें और उस SN में आप क्या करोगे? N के प्लेस पे 1 रखा तो S1 मिला, S2 मिला, S3 मिला, और फिर आप एक एक को माइनस करते जाओगे। जो S1 है वो A है, S2 के लिए आप क्या करोगे? उसमें से S1 माइनस कर दोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। S3 में से S2 माइनस कर दोगे तो A3 मिलेगा। S2 में से S1 माइनस करोगे तो A1 मिलेगा। नहीं समझा? इसको वापस रिवाइज करना, वीडियो को फिर से चलाना, समझ जाएगा। S3 6 था तो हमारा A3 क्या मिल गया? 1। तो अब जो AP मिला है मुझे, अच्छा ये आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो AP जो मिला है मुझे वो AP है 5। अच्छा, सेकेंड टर्म भी 5 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? 8 माइनस 5 इज 3 ना। S2 is 8, S1 is 5, so the second term is 3। तो ये आ गया 3 और थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा? 1। तो चलो AP तो रेडी हो गया। अब AP क्योंकि मुझे मिल गया है तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? A is 5 एंड D क्या होगा? 3 माइनस 5 दैट इज -2, तो D मिल गया। अब एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था? 30th टर्म, यानी A30 फाइंड करना है। तो A30 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 29D। A का वैल्यू रख दो, A इज 5 प्लस 29 और D क्या है? D इज -2। अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो 5 ये माइनस 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4 5, इसमें से आप माइनस कर दोगे 53 आ जाएगा।
मतलब जो हमारा 30th टर्म है दैट इज -15। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि SN ही आए, हो सकता था यहाँ पे AN आता। अगर AN आता फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था। मान लो यहाँ AN लिखा है, तो आप क्या करते, N के प्लेस पे 1 रख देते, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाता। N के प्लेस पे 2 रख देते, आपको सेकेंड टर्म मिल जाता। फिर आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं होती, आपको डायरेक्ट टर्म मिल जा रहे थे, A1 A2 A3। ठीक है, तो जैसे अभी यहां से हमने माइनस करके जो फाइंड किया ना, वो नहीं आपको करना पड़ता, आपको AP खुद मिल जाता। Okay, so the next question is, if alpha beta are the zeros of the polynomial, तो find the value of alpha by beta plus beta by alpha। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और गिवन है कि अल्फा बीटा इसके 0 है। तो अल्फा बीटा इसके 0 है, मतलब पहले मैं इसका 0 फाइंड तो करूं, फिर देखूं कि अल्फा बीटा है क्या चीज। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पहले तो 0 फाइंड करना है। x² प्लस x माइनस 2 है, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, -2 चाहिए मुझे, यहाँ +1 है, तो यहाँ आ सकता है नंबर x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2। 2 में से आपने 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 2 में आपने 1 मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, x को ऐसा फैक्टराइज किया। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 2, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो आप माइनस लिखेंगे, और 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी और कॉमन नहीं आ सकता है। यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ये दोनों बॉक्स सेम होना चाहिए, ये बात आपको पता है। x प्लस 2 और ये लिखा हमने x माइनस 1। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 0 फाइंड कर लेंगे। कैसे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि लेट अल्फा इज -2 एंड बीटा इज 1। दो x की वैल्यू आती है, उसी को आप अल्फा और बीटा ले लेते हैं। इतना हमने ले लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रख दें सॉरी, अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू रख दो 1, प्लस फिर बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू रख दो -2, ऐसा रख दो और सॉल्व कर लो। ये भी एक तरीका है, यही तरीका बेटर है, यही करो। तो ये हो गया आपका, ये माइनस इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो माइनस रहना नहीं, ऐसा आ गया। इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 1 है, तो वो हमें इक्वल करना पड़ता है, इसको भी 2 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका -4/2 -1/2। अब आप इसको जब ऐड करोगे तो -4 -1/2 दैट इज -5/2। ये आ गया आपका आंसर। ओके, next question, the time taken by a person to travel an upward distance of 150 kilometer was 2.5 hours more than the time taken in the downward return। एक बंदा ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने बहुत देखे होंगे। अब वो बंदा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या कौन किधर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप बस ये देखो कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक बार तो टाइम ज्यादा लग रहा है और एक बार टाइम कम पड़ रहा है। ठीक है, कम लग रहा है। और कम क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि कभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम हो गई, और कभी टाइम कम लग रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई। तो ये तो हम भी समझते हैं कि अगर स्पीड आप ज्यादा कर दोगे कहीं पहुंचने के लिए और आपको सेम डिस्टेंस पे जाना है और स्पीड आपने बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, और अगर आपने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस टाइम का ही सारा खेल है। ओके, तो यही दिया हुआ है इन्होंने कि पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है तो 150, और नीचे आएगा तो ऑफकोर्स 150 रहने वाला है क्योंकि उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, और नीचे आने में उसको 2.5 आवर कम लग रहा है। अभी if he returned at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than the speed while going up, नीचे जब वो उतरा तो जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड इन ईच डिस्टेंस।
पहली बार जब वो गया तब उसकी स्पीड कितनी थी, और जब वो वहां से उतरा तब उसकी स्पीड कितनी थी, हमको ये फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट द स्पीड इज एक्स, अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड, क्योंकि अब यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड यूज हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे। लेट द अपवर्ड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड द डाउनवर्ड स्पीड इज, जब वो नीचे आया तब उसकी स्पीड क्या हो गई, पहले के स्पीड से 10 ज्यादा हो गई, यानी x प्लस 10। तो हम वही लिखेंगे यहां पर, लेट द अपवर्ड स्पीड, अच्छा और एक बात, क्योंकि हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको इतना नहीं लिखना है कि द अपवर्ड स्पीड ऑफ द पर्सन ट्रेवल्ड बाय, इतनी कहानी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन फोकस क्या करना है कि आपको स्पीड वर्ड आना ही चाहिए वहां पर, और क्योंकि स्पीड 2 बार यूज होगा, एक बार ऊपर जा रहा है एक बार नीचे आ रहा है, तो स्पीड में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार अपवर्ड स्पीड बोल दो, एक बार डाउनवर्ड स्पीड बोलो। पर्सन जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ना गाड़ी में बैठा है, इतना डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। सो द लेट द अपवर्ड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड डाउनवर्ड स्पीड, डाउनवर्ड स्पीड इज कितना हो गया, 10 किलोमीटर बढ़ गया ना, तो पहले अगर x था तो बाद में हो गया x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट हम लिख रहे हैं, स्पीड का होता है ये यूनिट, इसीलिए लिख रहे हैं। ओके, अब जब स्पीड x किलोमीटर थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन ये है कि जब स्पीड x थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ले लो t1, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द अपवर्ड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन भी लिखी दो, टाइम टेकन t1 आर। अच्छा, यहाँ पे r क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ये जो स्पीड है उसमें इन्होंने r ही लिखा हुआ है, यहाँ देखो, और ये टाइम भी r में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, तो आप h ही यूज करो, मिनट और सेकंड के चक्कर में ना पड़ो। और यहाँ पर टाइम टेकन t2, दैट t2 r, ठीक है। तो x हो गया 150, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप टाइम को यहां ले आओ, t1 इज इक्वल टू 150 बाई x। इसको t1 के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब में टाइम का ही झोल है, तो आप उसको टाइम के फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि डिफरेंस किसके बीच में है, टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपने ये t1 लिखा, हर क्वेश्चन में यही होगा। और ऐसे ही आप यहाँ इसका फाइंड करेंगे, जब x प्लस 10 हो रहा है तो डिस्टेंस इज सेम बट द स्पीड इज x प्लस 10 एंड टाइम टेकन इज t2। तो t2 को इधर ले आओ, t2 इज इक्वल टू 150 बाई x प्लस 10, इट कैन बी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि 2 टाइम है, ये टाइम ऊपर जाने में लगा, ये टाइम नीचे आने में लगा। तो ये हमें पता है कि नीचे आने में जो टाइम लगा वो कम लगा, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगा, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर है छोटा। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर पहले लिखेंगे, फिर बाद में माइनस करके ये नंबर लिखेंगे, और कितने का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, 2.5 आवर का। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, मैं भी यहाँ लिख देती हूँ, बाद में इसको मिटा के सॉल्व करूंगी। इक्वेशन फॉर्म होगा 150 बाई एक्स माइनस 150 बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको आप मिक्स टू इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 बाई 2। तो ये वाला इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा, और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होता है और हमें टाइम आर में दे देते हैं, तो फिर हम आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यूनिट डिफरेंट हो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, सब जगह आर ही लिखा था, कहीं पे मीटर मिनट या सेकंड नहीं था, तो इसलिए जैसा लिखा है हम उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 150
मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 माइनस 150 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, तो ये आ गया 150 इंटू एक्स बाय x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5/2। ये बाकी के क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो दिख भी जाएगा। 150 इंटू एक्स किया तो क्या आ गया 150x प्लस 150 इंटू 10 कर देंगे तो 1500 माइनस 150x और बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये इज इक्वल टू क्या होने वाला है 5/2। अब आप देखो ये 150x और ये क्या किया यहाँ पे 150 इंटू एक्स फिर 150 इंटू 10 1500 माइनस 150x तो था ही x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 10 इज 10x, इसको कर दिया कैंसिल। अब आगे क्या करेंगे हम, इस 1500 को 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 15 2 जा 30 तो यहाँ आ जाएगा आपका 3000, यहाँ कितना आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू दिस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 50x। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर। अब आगे इसको हम थोड़ा सेट करेंगे और हमारा इक्वेशन क्या बना देंगे हम 5x स्क्वायर प्लस 50x और ये जो 30,000 है ट्रांसपोज होगा तो इसका साइन आ जाएगा, देखो 5x स्क्वायर प्लस 50x और 30,000 इधर आया है, 30,000 इधर आया है, सॉरी 3,000 इधर आया। मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने इन दोनों का साइन चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये इधर आया है तो फिर उसका साइन चेंज होगा, और अगर ये दोनों इधर जाते तो इन दोनों का साइन चेंज होता, लेकिन मैंने इनका साइन चेंज नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये इधर आया तो माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 5 ये 50 और वो 3000 है, इस केस में क्या हो सकता है कि पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 5 लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 6 30 और ये हो गया 0 0 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 600 को फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ लिखा 600 और फैक्टराइज करने बैठ गए तो 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14 और 5 जा 10, फिर ये हो गया 3 से जाएगा, अब ये 3 2 जा 6 5 जा और फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस 600 का फैक्टर ढूंढना है, ऐसा फैक्टर जिसको जब मैं प्लस करूं तो आंसर प्लस 10 आ जाए। ठीक, अब इसके ये जो इतने सारे फैक्टर हैं इनका आपको बनाना है ग्रुप जो आपको 10 दे दे, तो हम क्या ग्रुप बना सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 नहीं जमेगा, 5 5 जा 25 ये भी नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 5 जा 25 5 3 जा 15 15 2 जा 30 5 2 जा 10 10 2 जा 20, ऐसा हो सकता है। पहला ग्रुप बन सकता है किसका 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30 ये ले सकते हैं, और दूसरे ग्रुप में आप ये ले सकते हो, एक में आपने ले लिया 5 2 2 यानी 5 2 जा 10 10 2 जा 20, एक नंबर हो गया 20, एक नंबर हो गया 5 3 जा 15 15 2 जा 30 यानी एक नंबर हो गया 30। ओके, अब मुझे यहाँ देखो, यहाँ मुझे चाहिए प्लस 10, तो प्लस 10 इन दोनों को, जैसा कि मैंने कहा कि इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके नहीं आएगा। अलजेब्रा में ऐड करना मतलब ये नहीं है कि आपको उसको प्लस करना है, ऐड करने का मतलब ये है कि उसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब आपने एक बार जो साइन बना दिया वही उसका साइन रहने वाला है। लेकिन अगर हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, यानी पहले उसका जो साइन था वो चेंज। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये तो पहले इसका प्लस का साइन है, नहीं, अभी ये फाइनल नंबर नहीं आया है, फाइनल नंबर अभी आना बाकी है, क्योंकि मुझे प्लस 10 चाहिए, मतलब मुझे इसको माइनस करना है, तो इसको मैं प्लस और इसको मैं माइनस लूंगी। अब मैं बोल रही हूँ कि इस नंबर को ऐड करने से 10 आएगा, तो वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये नंबर के जो साइन है मैं उसको एज इट इज उठा रही हूँ, मैं उसका साइन चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो 30 में से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 30 माइनस 20 इज प्लस 10, तो ये प्लस 10 आया।
और 30 में जब आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -600। तो इसलिए यहाँ पे -20 और +30 लेना है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x² + 30x -20x और ये हो गया -600। ये सारा मिटाना पड़ेगा तो वीडियो करना पड़ेगा। तो आगे आप क्या लिखेंगे, 30x -20x और ये 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x ले लो कॉमन, तो x + 30 और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, -20। देखो दोनों में माइनस माइनस का साइन है तो आप माइनस ले लो बाहर वो रीजन नहीं है, यहाँ जो साइन होगा वही लेना है। ओके, और ये 20 आ गया बाहर, तो यहाँ आ गया x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब ये है आपका x + 30 और ये क्या है, x -20 इज इक्वल टू 0। अब x + 30 इज इक्वल टू आप 0 लिखोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -30 आ जाएगा। और यहाँ x -20 जब आप लिखेंगे 0 तो x आपको मिलने वाला है +20। अच्छा, x क्या था, x वॉज द स्पीड, अपवर्ड स्पीड। तो स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है, इसको भी इग्नोर करेंगे एंड वी विल टेक x = 20। यहाँ पे बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ना कुछ नहीं लिखना है, x हम 20 ले रहे हैं बस। अब x जब आपने 20 ले लिया तो एक बार का तो उसका जो स्पीड है वो 20 आ गया और दूसरी बार की स्पीड क्या है, 10 इंक्रीज हुई। तो अब आपको यहां जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि अपवर्ड स्पीड 20 km/h और जो डाउनवर्ड स्पीड था वो 10 किलोमीटर बढ़ गया था ना। तो ये चीज लिखना यहाँ पे जरूरी है कि डाउनवर्ड स्पीड इज 20 + 10 दैट इज 30 km/h। ये आंसर लिखने के हाफ मार्क्स होंगे, लेकिन बीच में यहाँ ये नेग्लिजिबल है और इसको हमने इग्नोर किया, इसको लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, तो उसको आप मत लिखो। Okay, now the next and the last question of this lecture. Two circle with center O and O' of radii 6 cm and 8 cm। यानी ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। देखने में तो ये बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन एडजस्ट कर लो। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट P एंड Q। ये जो दो सर्कल हैं ये यहाँ पे P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि OP एंड O'P आर टेंजेंट टू द टू सर्कल। अब आप देख ही रहे हो कि ये जो OP है ये टेंजेंट किसका है, O' वाले का, और ये जो O'P है ये वाला, ये टेंजेंट किसका है, इस OP का। O का टेंजेंट O'P, इसका टेंजेंट ये OP। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, टू सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड AP। अब आप देख, AP नहीं सॉरी PQ जो है ये कॉर्ड है और वो कॉर्ड क्या है, कॉमन है दोनों सर्कल का, तो मुझे उसका लेंथ फाइंड करना। ओके, अब आप चलो फोकस करो, मुझे इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो इट इज बेटर कि मैं पहले ये हाफ लेंथ फाइंड कर लूं और उस हाफ को ट्वाइस कर देंगे तो ये पूरा पता चल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ये कॉर्ड होता है और कॉर्ड के ऊपर ये जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो हमको सिर्फ ये AP फाइंड करना है, इतना आपको समझ गया। ओके, अब आप देखो इस AP को फाइंड करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये OA कितना है। ये OA जब मुझे मालूम होता तो क्या होता, अब यहाँ पर ये टेंजेंट है और सॉरी ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो यहाँ पर ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है। मैं बात कर रही हूँ PO और O' की, कि ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि ये टेंजेंट है और यहाँ पर ये रेडियस है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल OPO'। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये OO' इस पूरे का ही लेंथ पता चलेगा, इस छोटू का लेंथ नहीं पता चल सकता है, क्योंकि इसका लेंथ पता करने के लिए फिर हम सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात करेंगे, इतने एंगल की, और वो हमें नहीं मालूम है, हमें ये पूरा एंगल मालूम है क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, ये दिख रहा है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो उस पूरे एंगल की मुझको जरूरत है।
तो ओ डैश, अब यहाँ पे आप लगा दो पाइथागोरस। ये आपको अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप इसको ऐसे समझो कि ऐसा एक कुछ टेंजेंट है मेरे पास और ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो यहाँ से समझ लो कि ऐसा कुछ अगर एंगल बन रहा है तो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री बनेगा ना, तभी तो हम ये यहाँ पे ये है ओ डैश ये है, और ये एंगल की मैं बात कर रही हूँ कि वो 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ये तो हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट है। तो ओ डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ डैश पी स्क्वायर। अब ओपी तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर है, और ओ डैश पी इट इज ऑल्सो गिवन 8 स्क्वायर। तो ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, इसका स्क्वायर हटके इसके रूट लगा दो, 36 प्लस 8 8 जा 64। तो ये कितना हो गया, 6 4 10, रूट 100 हो गया, और रूट 100 का आ जाता है 10। मतलब ओ डैश का जो लेंथ है दैट इज 10, ये पूरा 10 हो गया। अब ये पूरा 10 है तो हम ये ले सकते हैं ना, लेट ओ ए इज x एंड ओ डैश इज 10 माइनस एक्स। इस ओ ए को कितना ले लिया मैंने, x, और इसको ले लिया मैंने 10 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा 10 था तो ये x हो गया और ये 10 माइनस एक्स। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे इस AP को फाइंड करना है, और AP को फाइंड करने के लिए मुझे इस हाफ ट्राइंगल की जरूरत है। तो हाफ ट्राइंगल के लिए मुझे ये बेस इसकी जरूरत है, इसलिए इसको लेना पड़ा। पूरे का पहले फाइंड किया और फिर इसको x और इसको 10 माइनस एक्स किया, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह से उसको एज्यूम करेंगे। ओके, इतना हमने एज्यूम कर लिया। अब आप क्या करो, इन ट्राइंगल OPA इसमें ले लो, यहां लिख दो इन ट्राइंगल OPA। अब OPA में क्या है, इन ट्राइंगल OPA अच्छा, आपको ये बात पता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये जो 90 डिग्री है इसका मतलब जब मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकती हूँ तो ये हाइपोटेनस हो गया OP। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, OPA में हम लिखेंगे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख दिया, OP, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि सेंटर से जो लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ हुई है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब यहां से हो गया OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब OP का वैल्यू हमें पता है दैट इज 36, मतलब 6 था तो 6 का स्क्वायर किया तो 36, और OA क्या है, x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक इक्वेशन मुझे यहां पर भी मिलेगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बोर्ड साफ कर दूं ताकि आपको समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, APO डैश, इन ट्रायंगल APO डैश। सेम कहानी यहां पर भी होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, तो O डैश P होल स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश A होल स्क्वायर प्लस AP होल स्क्वायर। अब आप इसको यहां रहने दो, इसका वैल्यू क्या था, 8 का स्क्वायर कर दो तो 64, और ये इधर आ जाएगा माइनस O डैश A, ये क्या है, ये है 10 माइनस एक्स, तो उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अच्छा, ये O डैश A जो 10 माइनस एक्स था तो वो 10 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर था, तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा जब ये इधर आएगा, तो सिर्फ इस ओवरऑल पूरे ब्रैकेट का जो पॉजिटिव साइन था ना वो ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट उठ के आया है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 64 माइनस, इसको एक्सपांड करो A माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस 2AB, तो 20x प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये 10 का हो गया 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो 64 माइनस 100
ये माइनस माइनस प्लस 20x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। अब आप यहाँ देखो कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज AP स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो पूरी लंबी कहानी आई है इट इज ऑल्सो इक्वल टू AP स्क्वायर। दोनों ही AP के इक्वल है, तो जब राइट साइड इक्वल है तो आप इसका क्या इक्वल कर सकते हो, लेफ्ट साइड। यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरी कहानी, तो ये कहानी है 64 माइनस 100 कर दे तो माइनस 36 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 36 इधर आ जाएगा, तो 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 20x। अब 36 प्लस 36 कितना होता है, इतना आप लोगों ने लिखा, वेरी गुड। अभी आगे का करते हैं सॉल्व। तो 36 प्लस 36 कितना हो गया, 6 6 12, और ये 72 इज इक्वल टू 20x। तो x का वैल्यू हो गया आपका 72/20, कैंसिल करो 2 से, 2 3 जा 6, 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू आपका 36/10 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3.6 लिख सकते हैं। x का वैल्यू आ गया। मुझे क्या चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, मुझे ये AP चाहिए था। तो AP स्क्वायर क्या था हमारे पास, एक इक्वेशन था, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस क्या था, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ इक्वेशन था। एक बार चेक करो, जब हमने यहाँ पे पाइथागोरस लगाया था तो ये माइनस ये इसका होल स्क्वायर आया था ना, हाँ ओके। तो अब इसी में हम क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3.6, तो वो हम यहाँ रखेंगे 3.6, करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस, ये इक्वेशन पहले ही आ चुका है, उसमें मैं x की वैल्यू रख रही हूँ, ये पहले हम लिख चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वो। x के प्लेस पे हमने 3.6 लिखा, 10 में से आप माइनस करो 3.6, तो ये हो गया 10, 10 माइनस 6 इज 4, इट इज 9, 9 माइनस 3 इज 6, तो आ गया 6.4, 6.4 का हो गया होल स्क्वायर। तो 64 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर, यानी 6.4 इंटू 6.4 करना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16, 24 प्लस 24 इज 48, 48 और 1 49, और 4 6 6 जा 36, 36 और 4 40, और ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ गया आपका 40.96। 64 में से इसको माइनस करो, 64.00 40.96, तो ये आ गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, 10 माइनस 6 इज 4, इट इज 0, दिस इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, तो यहाँ आना चाहिए 23.04। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई AP स्क्वायर की, और स्क्वायर का फिर अब आप इसको कर दोगे रूट, 23.04। जब आप इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, ओके, तो AP इज 23.04। अब AP का जब आप रूट इसका फाइंड करेंगे 2304 का, तो चलो जैसे ये डिवीजन मेथड से करते हैं रूट फाइंड। तो यहाँ से आपने इसका पेयर बनाया, यहाँ 4 4 जा ले लिया आपने 16, क्योंकि 5 5 जा 25 ज्यादा होगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने और कई वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, आप वो देख लो, ओके, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैं समझ के चल रही हूँ कि आपको ये आता है, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रही हूँ। 4 4 जा 16, तो 16 लिया हमने, 12 माइनस 13 माइनस 6 कितना आएगा, 7 8 9 10 11 12 13, 7 आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया डेसिमल, और ये 0 4 पूरा आ गया नीचे, 4 में 4 ऐड कर दो तो 8 आ गया। अब मुझे यहाँ पर 4 चाहिए लास्ट में, तो लास्ट में 4 किस में आता है, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे आप ले लो 8, यहाँ पे ले लो 8, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो इसका आपका आ गया 4.8। अब ये जो AP है, ये AP 4.8 आया, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना था, PQ, ये पूरी लाइन फाइंड करनी थी। तो 4.8 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये आ गया 9.6 यूनिट।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।